स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। क्या नरेंद्र मोदी ने आज वर्ल्ड ऑर्डर बदल दिया? क्या नरेंद्र मोदी ने आज अपनी कूटनीति, युद्ध नीति और राजनीति का लोहा मनवा दिया? क्या भारत दुनिया का नया पावर सेंटर बन रहा है? ये तमाम सवाल चीन में खत्म हुए एससीओ समिट के बाद हर किसी की जबान पर हैं। मोदी एससीओ समिट के बाद चीन से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। मोदी अभी दिल्ली पहुंचे नहीं हैं, लेकिन उससे पहले दुनिया भर में उनका ग्लोबल मैसेज कन्वे हो गया है। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि क्यों दुनिया के दिग्गज उन्हें बॉस कहते हैं, क्यों पूरी दुनिया मोदी को ग्लोबल लीडर नंबर 1 कहती है। दुनिया आज इस बात को मान रही है कि नरेंद्र मोदी आज अकेले ऐसे लीडर हैं जो पाकिस्तान हो या चीन, दोनों को फेस टू फेस चेतावनी देते हैं। रूस जैसे दोस्त को सही सलाह देते हैं। अमेरिका जैसी महाशक्ति को बिना एक शब्द कहे करारा जवाब दे देते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मोदी की युद्ध नीति, कूटनीति और राजनीति वर्ल्ड ऑर्डर बदल रही है? सवाल यह कि क्या पीएम मोदी ने एक तीर से 4 निशाने साध दिए? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। ग्लोबल लीडर क्या होता है, मोदी ने दिखा दिया। ताकतवर कौन होता है, मोदी ने बता दिया। कूटनीति क्या होती है, मोदी ने सिखा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आई टू आई कांटेक्ट कर बात करने वाले नरेंद्र मोदी चीन में शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हैं, व्लादिमीर पुतिन से गले मिलते हैं, उनकी कार में सवारी करते हैं, जेलेंस्की से फोन पर बात करते हैं और पाकिस्तान के पीएम को चीन की धरती से खरी खरी सुनाते हैं। क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। मोदी ने जो कहा वो पाकिस्तान के लिए सीधी चेतावनी थी। उसके बाद बारी ड्रैगन की थी। चीन की धरती पर जाकर मेजबान जिनपिंग के सामने बैठकर मोदी ने बता दिया कि कनेक्टिविटी का मतलब विस्तारवाद नहीं, बल्कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। दूसरे स्तंभ सी यानी कनेक्टिविटी पर अपने विचार रखना चाहूंगा। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं, बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। जिनपिंग ये नसीहत याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे फेस टू फेस किसी ने उन्हें शायद ही आईना दिखाया। मोदी की यही खासियत है, दुश्मन हो या दोस्त, भारत का वो पक्ष रखना जानते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने अपने फ्रेंड पुतिन को भी जल्द युद्ध खत्म कर देने की बात कही, भारत को शांति का पक्षधर बताया। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। पीएम मोदी का सफल दौरा खत्म हो चुका है। साबित हो चुका है कि इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर पर कोई बात कर सकता है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। बीते 8 घंटे में मोदी की राजनीति, युद्ध नीति और कूटनीति ने सबको परास्त कर दिया।
इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं शाज़े अलमी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर प्रोफेसर अंशु जोशी, विदेश मामलों की जानकार, तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, और अनवर पाशा, प्रवक्ता आरजेडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन पूनावाला जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। बहुत सारे क्लिप्स, बहुत सारे फोटो हम कांग्रेस की टाइमलाइन पर देख रहे थे तब तक, जब तक पुतिन और प्रधानमंत्री की मुलाकात नहीं हुई थी, शी जिनपिंग और पीएम के साथ उनकी मुलाकात की गर्मजोशी भरी तस्वीरें सामने नहीं आई थी। पाक को एक्सपोज कर दिया, चाइना को नसीहत दे दी, अपने साथी के साथ रिश्ते और गहरे कर दिए। पीएम का यह दौरा आपकी नजर में सफल है कि नहीं? कोई शक है अब इस दौरे को लेकर, इस सफलता को लेकर? थैंक यू प्राची जी, आपके साथ शो पे शिरकत करने का मौका मिला। शुरुआत में मेजर जनरल वीके दत्ता, आपका शुक्रिया, आपने भारत की सेवा की, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर सर्विसेज टू द नेशन। दो चीज मैं कहना चाहूंगा। देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री, चाहे वो नेहरू जी से लेके आज वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, वो सिर्फ देश हित में काम करते हैं। ये कहना कि कोई प्रधानमंत्री देश हित में काम नहीं करता, मुझे लगता है ये गलत है। ये भी कहना, उनके पॉलिसीज पे हम जरूर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन नियत हमेशा होती है कि देश हित। तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि हम कह देते कि केवल माननीय मोदी जी है जो ये कर सकते, वो कर सकते। मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत है, इसलिए क्योंकि अगर आप मनमोहन सिंह जी का दौर देख लीजिए तो हमें 123 एग्रीमेंट मिला, हम एनएसजी के सिग्नेटरीज नहीं थे, तब भी हम कोऑपरेशन कर रहे थे। लेकिन ये सारे प्रधानमंत्री कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं। दूसरी चीज, मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, बहुत अच्छा समिट हुआ एससीओ में, कुछ उसमें पॉजिटिव्स है। खास करके आज जैसा हमने देखा पीटर नवारो ने जो रैंट किया, इसके पहले उन्होंने कुछ चीजें कही थी, तो मुझे लगता है उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रधानमंत्री का ये समिट सक्सेसफुल रहा है टू एन एक्सटेंट। आगे का टेंजिबल रिजल्ट्स हमें देख रहे हैं, लेकिन 2 या 3 चीज पे मैं एज एन इंडियन कुछ चीज पे चेतावनी देना चाहता हूं। हम आज भी चाइना पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, ये चीज बिल्कुल सक्सेसफुल है। और मैंने आपके शो में जब मुझे मौका मिला था, मैंने एससीओ को क्रिटिसाइज किया था कि हमने पहलगाम पे एससीओ ने रेजोल्यूशन पास नहीं किया। वो इस बार क्या प्रधानमंत्री ने उनको बधाई इस बार के लिए, लेकिन हमें टेंजिबल गोल्स चाहिए। एससीओ का एक ऑब्जेक्टिव है कि उनकी एक दूसरी बैंक होनी है, उसके खिलाफ हमें होना है। वो वापस चाइनीज डोमिनेशन, जैसे लास्ट टाइम अंशु जी आपके शो पे थी, मैंने कहा ब्रिक्स करेंसी चाइनीज नहीं हो सकती है, ये बैंक भी चाइना का डोमिनेशन के पक्ष में होगा। इसको भारत कंप्लीटली विड्रॉ करना चाहिए। उनके बेल्ट इनिशिएटिव, रोड इनिशिएटिव, जिसका भारत ने ओपनली विरोध किया है, उसका एक एक्सटेंशन है। सो वी हैव टू बी क्लियर ऑन दैट। तीसरी चीज, जो कुछ भी हुआ है वी आर वेरी हैप्पी विद दैट, लेकिन टेंजिबल रिजल्ट्स क्या हो वो बहुत जरूरी है। क्योंकि एक चीज से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। देखिए, ये कभी नहीं भूलना है, जब ऑपरेशन सिंदूर था, जिस एम्यूनिशन के साथ पाकिस्तान लड़ रहा था वो चाइनीज एम्यूनिशन था। चाइनीज का ऑब्जेक्शन होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश को हथियार दे, वो अब भारत के साथ नहीं लड़ेगा, वो इनको आर्म करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के समय चिकन नेक पे बांग्लादेश ने एक एयरफोर्स बेस चाइना को दिया है। चाइना ने आज तक विड्रॉ नहीं किया भारत के ऑब्जेक्शन के बाद, रिटर्न ऑब्जेक्शन भारत ने दिया है। तो ये चीज पे हमेशा हमको अलर्ट रहना चाहिए। मैं दोबारा से प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं, अच्छा सक्सेसफुल समिट था, लेकिन ये कहना कि सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं और कोई प्रधानमंत्री नहीं। तहसीन पूनावाला जी, मैंने आपसे जो सवाल पूछा, मैंने आपसे यही सवाल पूछा कि पिक एंड चूज तो हमारे विपक्षी दल भी कर रहे हैं ना। कल से तो क्लिप कटुआ सब बने हुए थे, कल से किस तरीके की क्लिप सोशल मीडिया पर घुमाई जा रही थी वो मैंने भी देखा, वो आपने भी देखा होगा। चाहे वो शहबाज शरीफ, चाहे, चलिए ठीक है मैं आपको बता देती हूँ, वो शहबाज शरीफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो खुद आगे बढ़ के पुतिन से हाथ मिलाता है, उससे तुलना अपने देश की प्राइम मिनिस्टर के यहाँ का विपक्ष कर रहा है। तो नीचा दिखाने में कहीं तो कम रहेंगे, कहीं तो पीछे रहेंगे। और आज तो खुलकर, अगर उन तस्वीरों पर आप सवाल खड़े करते हैं तो कम से कम आज तो खुलकर कहिएगा ना कि हाँ हम सक्सेसफुल हुए। वो एससीओ समिट जिसका ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आया था जून में, आज आया और पहलगाम टेरर अटैक की निंदा की है। करेक्ट, वो मैंने आपके शो में उसका क्रिटिसिज्म किया था, आज आपके शो में बता देता। लेकिन चीज कहूं, कभी कभी मुझे ये लगता है कि कुछ जैसे हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है विपक्ष के, वो आज नवारो को जैसे बता रहे थे, जैसे नवारो एक बहुत बढ़िया इंटेलेक्चुअल आदमी, नवारो ने फेक नाम लिखा अपनी किताब के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये सोचना चाहिए विपक्ष के एमपीज को कि थोड़ा सा ग्रेविटास लाए। जिस चीज के लिए हम क्रिटिसाइज करें, आपके शो में मैंने क्रिटिसाइज किया था कि एससीओ में ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं था, आज आपके शो में बधाई देता हूं कि हुआ है वो पल कल का पे। तो जो सही चीज है उसमें आप साथ दो, जो गलत है उसमें आप चेतावनी दो। मुझे लगता है इस तरह से फॉरेन पॉलिसी चलनी चाहिए। ठीक है, अब ये अंशु जी मुझे समझा पाएंगे। अंशु जी बीजेपी की प्रवक्ता जो मेरे साथ जोड़ेंगे उनके पास जाऊंगी, तहसीन जी के क्रॉस क्वेश्चन उनसे लूंगी। लेकिन अंशु जी, आज की जो तस्वीर हमारे साथ है या आज की जो पिक्चर्स हमने देखी, आज का दिन जो भारत के लिहाज से रहा, वो कितना महत्वपूर्ण है और यहां से क्या बदलेगा? हमने आज क्या हासिल किया है और क्या मैसेज दिया है पूरी दुनिया को?
प्राची, बहुत अच्छा सवाल, उसका उत्तर दूंगी। शो पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। मैं ये क्लियर कर दूं, आपने दोनों चीज मिक्स कर दी। भाजपा की प्रवक्ता शाजिया जी हैं जो हमारे साथ जुड़े। हाँ, मैं आपको कंसेप्चुअली और बीते दिनों की कुछ घटनाक्रम पर प्रकाश डाल करके मिला के समझाने का प्रयास करती हूँ, जैसे कि क्लासरूम में करती हूँ अक्सर। तो एक तो डिप्लोमेसी में हमें एक चीज को जान ले कि जब हम सही काम को सही समय पर करते हैं तो हमेशा सफलता प्राप्त होती है, लेकिन यदि गलत काम को किसी भी समय पे करते हैं तो फिर हमको उसके रेपरकशंस झेलने पड़ते हैं। तो ये यहाँ हम तुलना कर सकते हैं, भारत अभी क्या कर रहा है, इसलिए क्यों सफलता मिल रही है। हम सही काम को सही समय पर कर रहे हैं, और ट्रंप जो कर रहे हैं वो गलत काम है। अब किसी भी समय पर करेंगे तो रेपरकशंस झेलने पड़ेंगे, अपने ही देश से अब विरोध झेलना पड़ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम ये समझे कि विदेश नीति एक नदी की तरह होती है प्राची। तो कई लोग इस पर लगातार, कल से मैं टीवी शोज पर हूं तो लोग बहस कर रहे हैं कि पहले चीन के साथ हमारी शत्रुता थी, अब चीन के साथ हम क्यों दोस्ती बढ़ा रहे हैं, और हमारा सीमा विवाद है। बिल्कुल हमारा सीमा विवाद है। दोनों ही पंत प्रधानों ने कल अपनी बायलैटरल टॉक में कहा भी कि जो इसके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स नियुक्त हुए हैं वो समाधान के लिए राजी हो गए हैं, बिंदु खोज रहे हैं। पर बहरहाल विदेश नीति एक नदी की तरह होती है, उसे नदी की तरह ना वो बहती है। तो यदि कहीं कोई रोड़ा आता है, यदि नदी का मार्ग रुकता है, तो ये थोड़ी नदी वहां रुक जाएगी, वो अपना दूसरा रास्ता, अपनी दूसरी स्ट्रीम बनाती है। तो एक समय था, अमेरिका के साथ हमने बहुत मेहनत करके स्ट्रेटेजिक रिलेशंस कायम किए। अभी जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें हम एक बेस्ट डिसीजन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरह से रशिया के द्वारा लगातार हम पर भरोसा जताया गया। रशिया के साथ हमारे संबंध बहुत पुराने हैं, बहुत मैत्रीपूर्ण हैं। जब हमें आवश्यकता पड़ी है रशिया हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। हमने जब अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस का नया अध्याय खोला तब भी रशिया हमारे साथ खड़ा रहा। ये इस बात की ओर भी इंगित करता है कि भारत कितना सक्सेसफुली अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की डिप्लोमेसी को फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से एग्जीक्यूट करता है। बहरहाल आप देखिए, अलास्का मीट के पहले पुतिन ने प्लीज जब मैं बोलूं तब बीच में कोई मत बोलिएगा, मैं आपके साथ बहस करने आने आई हूं, अपनी बात रखने आई हूं। तो पहले देखिए, अलास्का मीट के पहले पुतिन ने मोदी जी से बात की। अलास्का मीट के तुरंत बाद हालांकि ट्रूस तो अनाउंस नहीं हो पाया, जो ट्रंप क्लेम कर रहे थे वो तो नहीं हो पाया, लेकिन पुतिन ने मोदी जी से बात की। पुतिन ने मोदी जी में अपना भरोसा जताते हुए कहा कि वो ऑयल एंड गैस की परचेज पे भारत को अतिरिक्त 5% की छूट दे रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, अभी जब जापान होते हुए एससीओ पहुंचे, जापान जो क्वाड में भारत का सहयोगी, जहां अमेरिका भारत का सहयोगी है, जापान के जो ट्रेड एडवाइजर थे, ट्रेड डील को फाइनल करने के लिए यूएस जाने वाले थे, उन्होंने अपनी वो ट्रिप कैंसिल कर दी। जापान भारत के साथ हमको सीधे सीधे साथ में खड़ा हुआ नजर आया। अब एससीओ की शिखर सम्मेलन के लिए आए। कल बायलैटरल टॉक सक्सेसफुल रही। आज आप देखिए, जिस आतंकवाद के मुद्दे को इसी एससीओ के मंच में जून में नहीं शामिल किया गया था डिक्लेरेशन पर, तभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने उस पर साइन नहीं किए थे। आज मुखरता के साथ शी ने सभी प्रकार के आतंकवाद को और बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर ये बताया है अंशु जी कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो उसको पालने पोसने वाले लोग हैं उन्हें एक्सपोज किया जाएगा। अंशु जी, ये तो बिल्कुल भारत ने एकदम क्लियर कट टच कह ही दिया है। और जो मुलाकातों की तस्वीरें आई वो हमने देखी। मैं लौट रही अंशु जी आपके पास। अनवर पाशा जी, जो बात अंशु जी ने कही और जो बात तहसीन जी भी कह रहे हैं और जो बात अभी निकलकर एससीओ समिट से सामने आई, इस पर कोई शक आप लोगों को ये परेशानी थी कि देखिए एससीओ समिट में पहलगाम टेरर अटैक की निंदा नहीं होती, आप लोग ये कहा करते थे कि हमारी विदेश नीति पूरी तरीके से फेल हो गई है। क्या आज भी अनवर पाशा यही कहेंगे या कुछ सुर बदलेंगे? प्राची जी, ये बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो जाहिर है कि हर देश के अपने हित होते हैं, उसी के अनुसार बनाई जाती है। आज़ादी के बाद हमारे नेताओं ने एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाई जो हमारे देश हित के लिए बेहतर फॉरेन पॉलिसी थी। हमने नॉन अलाइन्ड मूवमेंट्स, जो दुनिया की सारी कंट्रीज़ को हमने लीड किया, हमारे लीडर ने उसको बनाया और जाहिर है कि उसमें सारा सहयोग पूरी दुनिया का रहा, बड़ी ताकतों को छोड़ करके, क्योंकि वो बड़ी ताकतें चाहती थी कि सारी दुनिया उनके सामने झुके। उसका मुकाबला करने के लिए हमारे लीडर ने, नेहरू जी ने और दूसरे लीडरों ने मिलकर के एक नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की जो एक फॉरेन पॉलिसी थी वो इख्तियार की। और उसकी कामयाबी थी कि हम किसी के सामने झुके नहीं थे, हमारा सर बुलंद हमेशा था। किसी भी सुपर पावर की हिम्मत नहीं थी कि वो भारत को आंख दिखा सके, किसी ने आंख नहीं दिखाया। अमेरिका ने आंख दिखाने की कोशिश की थी 1971 में, अमेरिका को भी हमने आईना दिखा दिया कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम हमारी तरफ आंख नहीं दिखा सकते। और सातवां बेड़ा भेजता रह गया अमेरिका और हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। ये हमारी अचीवमेंट थी, हमारी फॉरेन पॉलिसी की अचीवमेंट थी, हमारी डिप्लोमेसी की अचीवमेंट थी ये। लेकिन आज क्या दशा है?
हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे और उस समय जिस तरह से हमें एक बड़ा धक्का लगा जब हमें प्रेशराइज किया गया सीज फायर के लिए और हमने अचानक सीज फायर करके अपने सेना को मनोबल को गिराया। वो सेना जो हमारी पराक्रमी सेना थी जिसने पाकिस्तान को धूल चटाया था पहले भी और अब भी हम उसको धूल चटाने वाले थे और उसको ये सबक देने वाले थे कि आइंदा वो हमारी तरफ आंख उठा के न देखे। अपने अनवर पाशा जी, अब बात इससे बहुत आगे निकल गई है, अभी आप इसी चीज पर अटके रह गए। आप सुनिए अनवर पाशा जी, अगर बिजनेस का, अगर व्यापार की धमकी अमेरिका ने, अगर व्यापार की धमकी अमेरिका ने हमें दी और हमने उसकी बातों को अगर मान लिया तो बताइए उसने 50% टैरिफ क्यों लगाया हम पर? अगर भारत उसके आगे नतमस्तक है। अनवर पाशा जी, एक लॉजिकल सवाल का जवाब दीजिएगा, एक लॉजिकल सवाल का जवाब दीजिएगा। भारत की विदेश नीति या भारत के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे, मैं आपकी बात सुन रही थी। अभी एक सवाल इसमें जोड़ लीजिए, एक सवाल इसमें जोड़ लीजिए, लॉजिकल सवाल का जवाब आप मुझे दीजिएगा कि अगर भारत ट्रंप के आगे नतमस्तक है, अगर भारत ने ट्रंप के कहने पर सीज फायर किया, एससीओ में पहलगाम टेरर अटैक की निंदा पाकिस्तान के सामने बैठकर हो रही है, चाइना जो मेजबानी कर रहा है उस टेबल पर हो रही है, आप अभी भी कह रहे हैं कि ट्रंप ने सीज फायर कराया, तो फिर क्यों 50% टैरिफ लगाया उसने हम पर? फिर ये क्यों नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है? प्राची जी, चाइना की जो पॉलिसी है आपको मालूम है, मुंह में राम राम बगल में छुड़ी। किसके साथ खड़ा था चाइना जब ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना जो पराक्रम दिखा रही थी? किसके साथ चाइना खड़ा था? वही चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा था, पाकिस्तान की मदद कर रहा था, हमारे खिलाफ खड़ा था वो चाइना। हम चाइना पर भरोसा कर लें? चाइना अपना हित देख रहा है, चाइना गलवान पे कुछ नहीं बोल रहा है, चाइना बॉर्डर जो डिस्प्यूट है उस पर कुछ नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है ये सब चलते रहेंगे, लेट्स टॉक अबाउट ट्रेड, लेट्स टॉक बायलैटरल, लेट्स गो फॉर बायलैटरल। चाइना पर चले गए ना, ट्रंप का जवाब मैंने आपको दिया कि अगर ट्रंप के आगे भारत झुक गया है जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर ट्रंप ने 50% टैरिफ हम पर क्यों लगाया? ये तो नया लॉजिक है ना कि झुके भी और 50% टैरिफ भी लग गया। रही बात चाइना की, अनवर पाशा जी, मैं अपनी देश की सेना पर यकीन करती हूँ। मेरी देश की सेना ने कहा कि हमने प्रॉक्सी वॉर जीता चाइना से, तो मैं ये बात मानती हूँ। आप सोचिए अनवर पाशा साहब, वो चाइना जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, सुनिए ना अनवर पाशा जी, वो चाइना जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, जो पाकिस्तान की मदद कर रहा था, आज वही चाइना टेबल पर ये कह रहा है कि पहलगाम टेरर अटैक की हम निंदा करते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर हैं एससीओ समिट में, ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर। बिल्कुल, ये कामयाबी है कि नहीं है? बताएं कि चाइना को आज ही रियलाइजेशन हुआ क्या चाइना पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात खत्म कर रहा है? या जरा पूछिए आप चाइना से। अनवर पाशा जी, इसकी महत्ता आप ऐसे समझेंगे। अच्छा बताइए, एससीओ, अच्छा एक बात बताइए, एससीओ में कितने देश हैं, कितने देशों ने सिग्नेचर किए हैं, या आपने एससीओ का घोषणा पत्र पढ़ा है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन पढ़ा है आपने? ज्वाइंट डिक्लेरेशन पढ़ा है? स्वागत करते हैं। नहीं, आपने पढ़ा है के कंडेमनेशन का अनवर पाशा जी? ज्वाइंट डिक्लेरेशन पढ़ा है आपने? कंडेमनेशन का हम स्वागत करते हैं। एससीओ का ज्वाइंट डिक्लेरेशन पढ़ा है आपने? हम उसका स्वागत करते हैं। सुनिए, लेकिन चाइना एससीओ का ज्वाइंट डिक्लेरेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? साफ कहना चाहिए चाइना से, एससीओ का ज्वाइंट डिक्लेरेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कायम रखेंगे। अनवर पाशा साहब, अनवर पाशा साहब, अनवर पाशा जी, सुनिए ना, आपको ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं लगती तो आप बताइए ना, एससीओ में कितने देशों ने भारत का साथ दिया, कितने देश हैं एससीओ में, कितने देशों के सिग्नेचर आज ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर हुए, और जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया है वो आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखिए प्राची जी, ये जिसे कहते हैं ना कि आफ्टर डेथ द डॉक्टर, आज जाकर के चाइना और इधर उधर की बात नहीं अनवर पाशा जी, आपसे मैं ये पूछ रही हूँ, एससीओ के ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर जो मेरे हाथ में इस वक्त है, ये एससीओ का ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो मेरे हाथ में इस वक्त है, इस पे कितने देशों के सिग्नेचर होते हैं, और इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में क्या लिखा हुआ है ये बताइए। आप इंटरनेशनल मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं और ज्वाइंट डिक्लेरेशन पढ़कर नहीं आते हैं आप। ये सीरियसनेस है आपकी भारत को लेकर, देश के मुद्दों को लेकर। शाजिया अलमी जी, पढ़ लीजिएगा, मैं भेज दूंगी आपको, मेरे हाथ में है, पढ़ लीजिएगा। शाजिया अलमी जी, बहुत सारे सवाल है अभी अनवर पाशा जी और तहसीन पूनावाला जी के, कि हम क्या चाइना पर यकीन कर सकते हैं? क्या चाइना जो अभी तक हमारे देश के खिलाफ था, क्या हम बिल्कुल दिल खोलकर उसका स्वागत कर सकते हैं? जो तस्वीरें आज हमने देखी उसको लेकर सवाल। आप जब बात कर रहे हो, जब आ रही है पीसीआर में जाते ही आवाज बंद हो जाती है। शाजिया जी, आवाज मिल रही है?
ठीक है, मैं शाजिया जी आपके पास लौटूंगी। जनरल वीके दत्ता सर, आप समझाइए इसी बात को, जो ये चाइना को लेकर इतने सारे प्रश्न हम सबके मन में हैं या विपक्ष के जहन में हैं कि वो चाइना जो मुंह में राम बगल में छुरी लेकर घूमता है, आज वो चाइना पाकिस्तान को दरकिनार तो खैर कर ही रहा है अगर ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन हुआ है। क्या ये रिश्ते और सुधरते हुए यहां से नजर आ रहे हैं? क्या आज का दिन हमारे लिए बड़ा दिन है या अभी भी फूक फूक कर कदम रखने होंगे? देखिए, ऐसा है, भारत की अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं जो सर्वप्रिय हैं। हम जो भी स्टैंड, जो हमारे स्टेटेड स्टैंड हैं, चाहे वो जितने भी बड़े मुद्दे हों दुनिया के, उसके ऊपर हमारा स्टैंड आज तक कभी चेंज नहीं हुआ। चाहे वो गाजा हो, यूक्रेन हो, रशिया यूक्रेन हो, इजराइल ईरान हो, और यहाँ इजराइल गाजा हो, हमने गाजा की भी सपोर्ट करी है, इजराइल के साथ भी हमने अपना योगदान दिया है, हमने यूक्रेन को भी मदद करी है और रशिया को भी बोला है कि ये युग जो है युद्ध का नहीं है, और ये पूरी दुनिया देख रही है कि ये जो युद्ध है ये खत्म होना चाहिए और बातचीत से खत्म हो जाना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत ने अपने जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है उनके ऊपर बिल्कुल कायम है। जहां तक एससीओ समिट का सवाल है, ये एक समिट थी, हम उसके मेंबर हैं, हम उसमें गए, अपने अपने जो मुद्दे थे, हमारा पक्ष था, हमने रखा। हम यहाँ पे ना अमेरिका के खिलाफ कोई बात करने गए थे और ना हम कोई चाइना का पिट्ठू बनने के लिए गए थे। हम एक मेंबर उस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, जो 10 परमानेंट मेंबर्स हैं उसके, हम उसके मेंबर हैं, हम उस लिहाजे से गए थे। और जो 10 और तकरीबन जो 20 लोगों ने, जो कंट्रीज ने अटेंड किया एससीओ को, 10 परमानेंट मेंबर ने ज्वाइंट स्टेटमेंट के ऊपर साइन किया, जिसके ऊपर कि हमने उग्रवाद को बिल्कुल चिन्हित किया, उसको बताया कि अनएक्सेप्टेबल है और किसी भी फॉर्म का टेररिज्म हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और पहलगाम का नाम जिक्र करके उसके अंदर सारे मेंबर्स ने साइन किया। तो इससे बड़ी और अचीवमेंट क्या हो सकती है कि आप ऐसे फोरम में हम ये बोलते रहे कि साहब चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है, वो बांग्लादेश कर रहा है, वो तो अपने हथियार बेच रहा है, उसको अपना पैसा कमाना है, आप भी बेचिए। हमें, अगर हम मान लीजिए आज के दिन में हथियार बेच रहे हैं किसी मुल्क को, हम किसी के खिलाफ थोड़ी बेच रहे हैं, हम जो देश को चाहिए हम जो बेच सकते हैं हम बेचेंगे, उससे हम अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें ये नहीं मानना चाहिए साहब अमेरिका ने मुनीर से बात कर ली अब हमारा दुश्मन बन गया, बिल्कुल नहीं। अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ कुछ और है, पाकिस्तान उसका एक पाला हुआ कुत्ता है, वो दुम हिलाता है जब अमेरिका उससे कुछ बोलता है, एक रोटी फेंकता है वो फिर दुम हिलाता है, तो वो स्टेटस है पाकिस्तान का। भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका किससे बात कर रहा है, चीन किससे बात कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन का, यानी भारत का अपना एक अलग स्टैंड है, भारत का अपना एक अलग स्टैंड है, और वो भारत समय समय पर दिखा रहा है, जो आज भी हमने देखा। अभी तहसीन जी और अनवर पाशा जी के बहुत सारे सवाल, मैं बस वीके दत्ता सर फिर लौटूंगे आपके पास। कुछ सवाल हैं जिसका जवाब शाजिया अलमी दे सकती हैं, जो विपक्ष के जहन में खड़े हो रहे हैं। शाजिया अलमी जी, अनवर पाशा जी हो या तहसीन पूनावाला जी हो, तहसीन जी तो खैर एडमायर कर रहे हैं इस बात को कि एससीओ समिट में ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया, पहलगाम टेरर अटैक की निंदा हुई, लेकिन क्या चाइना पर भरोसा किया जा सकता है? क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं अपनी कूटनीति में या नहीं? जी धन्यवाद प्राची जी। लगातार हमारे ऑडियो में भी प्रॉब्लम रहा और मैं लगातार कोशिश भी करती रही और इसलिए मैं बात नहीं कर पा रही थी। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ये इतनी शानदार उपलब्धि है, कामयाबी है, और पूरे विदेश में आप अमेरिका देखिए, ईयू को एक बहुत बड़ा संदेश है। जिस तरह से चाइना के साथ रीसेट हो रहे हैं रिश्ते, रीसेट का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से भरोसा कर रहे हैं, लेकिन जो आपसी समीकरण वक्त के हालात के वजह से ट्रंप का जो एक डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के जो आर्थिक अत्याचार के चलते और दबाव के चलते जिस तरह से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और भी नजदीकी हो रहे हैं रूस के साथ, और एक रीसेट हो रहा है चाइना में, एक अलग किस्म का संतुलन यहाँ पे बन रहा है। मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है और ये बहुत कुछ कहती है। और भारत का अपना रोल, भारत सिर्फ एक सदस्य के तौर पे नहीं है, एक थॉट लीडर है और एक अपना एजेंडा सेट कर रहा है, इट्स एन एजेंडा सेटर। और आप देखिएगा ज्वाइंट डिक्लेरेशन में जिस बात को कहना था वो बात कही गई, पाकिस्तान की निंदा की गई, आतंकवाद की निंदा की गई। और आप जरा देखिए जो दमखम इंडिया का रहा है और प्राइम मिनिस्टर का, और इतने इंडिविजुअल करीबी लेवल पर उनके पुतिन के साथ कार में जाना,
शी जिनपिंग के साथ 1-on-1 बायलैटरल होना और कई चीजों की बात होना। और ये कोई नई बात नहीं है, पिछले साल भी डी एस्केलेशन हुआ था, आपको याद है, काजान में। तो लगातार हम उस तरफ बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं। हम तो अपना फायदा देखेंगे ना, हम तो अपने देश का, जो देश के लिए फायदेमंद है और भारतीयों के लिए फायदेमंद है वो किया जा रहा है। अब जाहिर है इससे तो तकलीफ हो रही होगी कांग्रेस पार्टी को कि भाई देश का फायदा क्यों हो रहा है, राष्ट्र का फायदा क्यों हो रहा है, क्यों हम लोग आंख से आंख मिलाकर सामने मजबूती से खड़े हैं, उनको तकलीफ होगी। लेकिन भारत में बाकी सारे लोग जो है ना वो बहुत खुश हैं, क्योंकि हम लोग जो है दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, एक इज्जत के साथ, खुददारी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ रिलायंस के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ हम आगे बढ़ेंगे और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ नेगोशिएट करेंगे। हमें बहुत झटका लगा था जब ये ट्रम्प टैरिफ 50% हो गया था, जाहिर सी बात है, लेकिन हमें और एवेन्यूज ढूंढने हैं। हमें एक साथ मिलकर एक ट्रॉयका के तौर पर एक नया एक सेंटर को करना है ताकि मल्टीपोलर वर्ल्ड रहे और उसमें बहुत बड़ा रोल निभाए। और भारत की है इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है। इस क्वार्टर में देखिए कितना उछाल आया है, 7.8% ग्रोथ कही जा रही है कि इस क्वार्टर में प्रोजेक्ट की जा रही है। उसके अलावा आप देखिए जो इतना बड़ा मार्केट है, तो और चाइना के साथ वैसे भी जो हमारा इम्बैलेंस है उस पर भी बात करनी है, कोई भाग नहीं रहा है। तो डायलॉग विथ डेटरेंस है हमारे, और हमने पहले भी इस्तेमाल किए हैं, लेकिन डायलॉग के तौर पर आमने सामने बात करना इक्वल्स की तरह से, और एक तरह से संदेश देना अमेरिका को। ये जो तस्वीरें हैं ना, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हलचल पैदा कर रही हैं। मैं आपको इतना बता दूं प्राची जी, वो चाहे अमेरिका का खेमा हो या ईयू का खेमा नहीं, हो, हलचल तो खैर दुनिया में पैदा हो रही है। अब तहसीन जी देखिए, जो शाजिया जी कह रही हैं कि चाइना से हम कितना धोखा खाए हुए हैं हमारा देश बखूबी जानता है, लेकिन अगर रिश्ते सुधार हो रहे हैं, रिश्तों में अगर बेहतरी आ रही है, तो ना इससे आपको इनकार होगा ना मुझे इनकार होगा। और वो अमेरिका जो बार बार आंख दिखाने की कोशिश करता है, जो बार बार टैरिफ का दबाव बनाने की कोशिश करता है, आज उसे भी तो सीख मिली, उसे भी तो संदेश दिया ना भारत ने कि हम नहीं झुकेंगे आपके सामने, आप कितना भी हम पर सैंक्शंस लगाइए, हमें जो करना है हम वो करेंगे। राजी जी, सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर अंशु जी को बधाई देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा बोली। तो आपने, जैसे आपने कहा, मुझे लगता है और लोगों को ऐसे प्रोफेसरों से पढ़कर आना चाहिए। शी इज एक्चुअली, मैं हालांकि कुछ पॉइंट्स मेरे खिलाफ है, शी इज वेल रिसर्च्ड। शाजिया जी को मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपने इस शो में कहा, आप नेशनल टीवी पे हो, कि डिस एस्केलेशन शुरू हो गया है। डी एस्केलेशन बिल्कुल शुरू नहीं है, डिस एंगेजमेंट शुरू हुआ है। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। अभी जो हाल में हमारे दो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मिले, अजीत डोवल जी और वांग यी जी, ये तय किया है कि डी एस्केलेशन की टॉक्स शुरू हो गई, डिस एंगेजमेंट खत्म हो चुका है। दिस एंगेजमेंट और डी एस्केलेशन में जमीन आसमान का अंतर है। अभी भी हैवी आर्टिलरी, हैवी वेपन्स हमारे दोनों बॉर्डर्स पे तो ये हुआ। और ये दोनों स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स जो आए, ये इनफैक्ट प्रमोट हुए थे। वेंग ये पोलिट ब्यूरो का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, और जैसे हम जानते हैं अजीत डोवल जी एक प्रमोट होकर वो एक कैबिनेट रैंक के व्यक्ति है। तो ये बहुत हाई लेवल की एसआर मीटिंग हुई थी अगस्त 19 शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दोनों मुल्कों के बीच में। तो दोनों में अंतर है। लेट्स नॉट कंफ्यूज टर्मिनोलॉजी, बहुत गलत होगा व्यूअर्स के लिए। तीसरी चीज, मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछे थे बीजेपी से, एक भी स्पेसिफिक सवाल का जवाब नहीं मिला। एससीओ डेवलपमेंट बैंक, जो भारत के हित में नहीं होगा, प्लीज मेरी बात समाप्त हो जाए उसके बाद आप बोलिए। एससीओ डेवलपमेंट बैंक जो भारत के हित में नहीं होगा, इसके पक्ष में है या अगेंस्ट है? ये बैंक हम जानते हैं टाइड टू द रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, जिसके खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री वहां की बोल चुके। इस पे स्पेसिफिक स्टैंड बताइए। ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं, उसको बता देता हूं, 10 के 10 मुल्क ने साइन किया पहलगाम के ऊपर। अब जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जो हमने डिसाइड किया एसआर मीटिंग के अंदर, जो हमने हमारा ईस्टर्न बॉर्डर को 3 रीजन्स में डिवाइड करेंगे, ईस्टर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, वेस्टर्न रीजन। वेस्टर्न रीजन में जो हमारे सिक्किम और अरुणाचल के साथ जो इश्यूज है, बाय एंड लार्ज सेटअप खत्म हो गए। वहां पर भी हम कोर कमांडर मीटिंग करेंगे चाइना के साथ। इसमें थोड़ा रोशनी प्रकट कीजिए शायद जी। मैं बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, व्हाट इज द रोड मैप अहेड, क्योंकि ये बात हुई थी। इसमें स्पेसिफिक, हाउ डू वी दिस एंगेजमेंट के बाद डी एस्केलेशन ऑन दिस एरिया, ये कैसे होगा, इस पे रोशनी स्पेसिफिकली बताइए आज दर्शकों। अच्छा शाजिया जी जवाब दे दीजिए, फिर तहसीन जी मैं भी आपसे काउंटर क्वेश्चन करूंगी, लेकिन ये सवाल आप पहले से पूछ रहे थे, तो शाजिया जी जवाब दे दीजिए। जी बिल्कुल। 21 अक्टूबर 2024 यानी कि पिछले साल ही डी एस्केलेशन के लिए डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी, और पेट्रोलिंग जो फोर्सेस थी उनको आगाह किया गया था।
तो Correct, ये ऐसा ही शब्दों है। के हेरफेर में ना जाए और उसमें नहीं, ये सही है, but इसमें बहुत गलत डिसएंगेजमेंट है। के बाद ही होता है। नहीं सुनिए आप भी जरा सुनिए। आप नहीं ज्यादा जहीन महीन बातें करने की कोशिश ना कीजिए। और इसीलिए जरूरी है, अगर आप कह रहे हैं कि डीएस्केलेशन और ज्यादा होना चाहिए, आपको लगता नहीं डायलॉग जरूरी है? आपको लगता नहीं आमने सामने बैठकर, और एससीओ जो है बाकायदा कोई बायलैटरल तो है नहीं, मल्टीलैटरल है, और इसमें और कितने प्लेयर्स हैं। ऐसे माहौल में बायलैटरल अगर होता है या बातचीत होती है तो उसके उसको लेकर उसमें ज्यादा क्रेडिबिलिटी होती है। तो आमने सामने तो बहुत राउंड, कितनी मीटिंग्स हुई एक मिनट, है, प्राची तो जी, आपको sorry। लगता नहीं मैं- दिस इज ऑल द प्राची मोर जी, एक रीजन सेकंड। कि प्राची जी, बातचीत एक जरूरी सेकंड। है और वार्ता प्राची हुई जी, है। एक सेकंड, तहसीन इसी जी, तरह प्राची से जी, एक डीएस्केलेशन सेकंड। हो सकता प्राची जी, है 10 सेकंड। और मैं संभव आ है। रही हूँ दूसरी तहसीन बात, जी, आपके पास आ रही हूँ। हाँ, बोले शाहजे, कंप्लीट करें। नहीं, मैं कंप्लीट हो गया ये शायद मैं बोल दूं। सेमांटिक्स के खेल में ना इधर उधर नहीं, करने में semantics नहीं बात है। खत्म नहीं होती है। तो डिसएंगेजमेंट पहले से हो रहा है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ तहसीन जी, प्राची जी, मैं आज 10 जो सेकंड, मेरा 10 मुद्दा है सेकंड कुछ तहसीन कहना जी, चाहता फिर हूं। उसके 10 बाद आप सेकंड, बोलिएगा। 10 देखिए, सेकंड, मैंने पहले 10 भी सेकंड, काउंटर 10 नहीं सेकंड। किया था। ओके, एक सेकंड ओके, रुकिए, आप मैं बोलिए। आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, आज चाइना भी था, आज रशिया भी था, आज पाकिस्तान भी था। आप बताइए कौन सा ऐसा लीडर है जो इन तीनों को सामने बैठाकर अपनी मन की बात कह रहा है? हम चाइना के सामने भी ये कह रहे हैं कि भाई आप जो कनेक्टिविटी की बात करते हैं उसका मतलब ये नहीं कि हम संप्रभुता से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। हम पाकिस्तान के सामने बैठाकर ये कह रहे हैं कि भाई टेररिज्म नहीं चलेगा। हम रशिया को ये कह रहे हैं कि हम युद्ध के साथ नहीं हैं। हम अपने दोस्त को अच्छी सलाह भी दे रहे हैं। इस पर बताइए ना, ऐसा कोई लीडर है जो तीनों देशों को बैठाकर ये बात कह रहा हो? मैं आपका सवाल का स्पेसिफिक जवाब देने से पहले एक चीज कह दूं। भाजपा के प्रवक्ता ने आपके शो पे कहा था डिस एस्केलेशन खत्म हो चुका है, जो नहीं है, वो शुरू भी नहीं हुआ है। और ये सेमेंटिक्स नहीं, डिस एंगेजमेंट और डी एस्केलेशन में जमीन आसमान का फर्क है। नॉट डिसएस्केलेशन, डी एस्केलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। लिसन, इफ आई वांट टू बी हेकल्ड प्राची, आई विल गो टू अ सर्कस। अच्छा, बोले डिसएस्केलेशन कह रहे थे। हाँ, तो इन दोनों में जमीन आसमान का रोना शुरू अंतर कर है। दीजिए आप। हम जब आपके पास इंटेलेक्चुअल पॉइंट्स नहीं हो तो आप इस तरह की बातें करें। अच्छा, बोले तहसीन, बोले। थैंक यू। आप अगर फेडर थोड़ा सा डाउन करें। बोले। जब हाँ, डी एस्केलेशन बिल्कुल शुरू नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो हाल में 19 अगस्त को मीटिंग हुई दोनों एनएसएस के बीच में, डी एस्केलेशन की प्रोसेस कैसी होगी उस पे हुआ। कोर कमांडर लेवल मीटिंग सिर्फ ईस्टर्न सेक्टर पे नहीं, सेंट्रल और वेस्टर्न सेक्टर पे होगी। ये बात तय हुई थी, जिसकी मैं समिट में जाने को लेकर हमारा जो एजेंडा था, क्या वो एजेंडा हम कंप्लीट करके आए कि नहीं आए? मेरा प्रश्न ये है। हमारा एजेंडा था कि हम टेररिज्म, हमारा एजेंडा था कि हम टेररिज्म, हमारा एजेंडा था कि हम टेररिज्म के मुद्दे पर पाकिस्तान को एक्सपोज करें। क्या हमने किया कि नहीं किया? क्या हमने चाइना को ये बताया कि नहीं बताया कि भाई ये कनेक्टिविटी का मतलब नहीं कि जहां तहां आप रोड बना लीजिएगा? हमने बताया कि संप्रभुता और अखंडता का आपको ध्यान रखना होगा किसी भी देश की। करेक्ट, बट ये अब तक एक कंप्लीट रोड मैप नहीं आया है। यस, इट वाज अ गुड स्टार्ट, मैं बधाई देता हूं। जो पहलगाम पे हमारा डिक्लेरेशन हुआ, जॉइंट डिक्लेरेशन सारे 10 मुल्कों ने साइन किया, फैंटास्टिक, आई कांग्रेचुलेट। मैं शुरुआत उससे की, ये बधाई के पात्र है। लेकिन अब तक यस, तो मैं उसके पक्ष में हूं। मैं यही पूछ रही थी, अब जो लोग विदेश नीति को कोलैप्स बताते थे उनको नींद आएगी कि नहीं आएगी? देखिए, एक सेकेंड, मैं इसमें और एक बीजेपी के पक्ष से एक बात मैं जरा सा बोलने दीजिए। मैं एक सरकार की तरफ से और एक पक्ष बोलता हूँ। ये कहना क्योंकि नवारो जैसे व्यक्ति कुछ घटिया चीजें कह रहा है जो एब्सोल्युटली, क्योंकि यहाँ पे एक इकोनॉमिस्ट है, वो कौन सी इकोनॉमी पढ़ाता है उसको खुद को नहीं पता, उसने एक फेक नाम बनाया। तो आई थिंक हमें उसमें एक्चुअली एक फेक नाम बनाया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नवारो मेरा फेक इकोनॉमिस्ट का नाम, तो उस पे हमें नहीं जाना चाहिए। तहसीन जी, यहाँ तो मोदी, यहाँ तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ट्रंप का फोन नहीं उठा रहे हैं, नवारो पर क्यों अटके? वो मुझे नहीं पता, वो जर्मन, वो मुझे नहीं पता, जर्मन एम्बेसी, आज जो एम्बेसी ने नोट लिखा है ना, यूएस एम्बेसी ने, वो भी पढ़ लेना चाहिए आपको। जब दुनिया में आज जब दुनिया में भारत की धमक दिख रही है तो वो पुराने रिश्ते गिना रहे हैं यूएस। एक लास्ट लाइन कहना चाहता हूँ, एक लास्ट लाइन। तहसीन जी, छोटी सी बात, प्राची जी बहुत जरूरी है, मैं बहुत देर से आई हूँ। आप ही बोले। प्राची जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नेहरू जी के वक्त में हमारा कितना लैंड किया था। और जब राहुल गांधी ने इस बार 2000 स्क्वायर किलोमीटर खोने की बात कही तो सुप्रीम कोर्ट ने कितना झाड़ा। वैसे कह रहे थे क्या कुछ किया जा रहा है, मैं उनको बता दूं कि अब तक 295 बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खत्म हो गए हैं।
और पिछले उससे पहले 10 सालों में सिर्फ हुए थे 65। सोचिए डिफरेंस। चाहे स्ट्रेटेजिक टनल्स की बात हो, जिसमें अटल टनल है, सेला टनल है, इन्होंने ऑल वेदर रोड्स हैं, इन्होंने काफी ट्रांसफॉर्म किया है लॉजिस्टिक्स इंडियन ट्रूप्स के लिए, और ये काम पिछले 10 साल में ही हुआ है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बैक्ड हमारे पास स्ट्रेंथ है, और हम लोग इस मौके में क्योंकि सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक, हम कूटनीति के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। मैं अंशु जी आपके पास आऊं, बस एक रिएक्शन मुझे अनवर पाशा जी का इस पर लेना है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है विपक्ष का वो बयान जो बार बार कहा जाता था कि हमारी विदेश नीति जो है वो कोलैप्स हो गई है, हमारे पास कोई कूटनीति नहीं है। आज अनवर पाशा जी इस डायलॉग में कुछ बदलाव करना चाहेंगे आप, या इसी स्टैंड पर कायम है? हम आज भी उस पर कायम है, क्योंकि हमें हमारे हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है हमारी फॉरेन पॉलिसी से। आज 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेकार हो गए हैं टैरिफ की वजह से, जो अमेरिका ने हम पर इम्पोज किया हुआ है, और हम बिल्कुल बेसहारा बैठे हुए हैं, मजबूर बैठे हुए हैं। इतनी हिम्मत नहीं है कि हम भी अपने टैरिफ को उसी तरह से बढ़ाएं, अमेरिका को चैलेंज करें। हम नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी स्थिति है। और वही नहीं, ये जो SCO है वो जाहिर है कि जो डिक्लेरेशन हुआ है उसका स्वागत करते हैं, हाँ। लेकिन ये पहला डिक्लेरेशन नहीं है। हाँ। इस तरह के 2500 डिक्लेरेशन हो चुके पहले, ये बहुत सारे डिक्लेरेशन ऐसे हो चुके हैं। अनवर पाशा जी, और उन डिक्लेरेशन का असर क्या पड़ा पाकिस्तान पर? जून में SCO समिट में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे, सुनिए अनवर पाशा जी, एक जानकारी आपको दे दूं। जून में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह SCO समिट में गए थे ना, तो आप लोगों ने मेरे शो पर आके ये सवाल जाने कितने दफा पूछा था कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन हम क्यों नहीं लेकर आ पाए, हमने पहलगाम टेरर अटैक की निंदा क्यों नहीं करवाई। आज जब निंदा हो गई, ज्वाइंट डिक्लेरेशन हमारे पास है, तो आप कह रहे हैं ये तो होता रहता है, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? देखिए, ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन जाहिर है कि इस तरह के ज्वाइंट डिक्लेरेशन बहुत सारे हुए हैं। यूएन में अब देखिए क्या हुआ है। आज पाकिस्तान को यूएन में क्या पोजीशन हासिल है उसको, वो जो टेररिज्म के खिलाफ जो कमेटी है यूएन की, वो उसको तो यानी आप पहले गलत थे अनवर पाशा साहब। अगर इस डिक्लेरेशन का आप लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, इस डिक्लेरेशन को अनवर पाशा साहब मानते नहीं है, इससे कुछ होता नहीं है, तो काहे पहले सवाल पूछा करते थे कि डिक्लेरेशन नहीं लेकर आए, अरे ये तो हमारी सर झुक गया, ये तो न जाने क्या हो गया। और अगर हम डिक्लेरेशन का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, अरे इतनी अगर चिंता है, डिक्लेरेशन का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं कि इम्पैक्ट हो, पाकिस्तान को कॉर्नर करें, पाकिस्तान के ताल्लुकात तमाम देशों से खत्म हो। अनवर पाशा साहब उस वक्त समझेंगे कि डिक्लेरेशन करने वाले देश पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या नहीं है। जब आज SCO में प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे, जब आज SCO की समिट में प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे, जब डिक्लेरेशन को जब आज SCO में प्राइम मिनिस्टर बोल रहे थे, तो कौन कौन था उस वक्त उनके साथ, पता है आपको? को रोक सकेगा, अनवर पाशा टेररिज्म से तौबा कर अनवर पाशा जी, सकेगा, उस दिन हम इसका स्वागत करेंगे। सर सुनिए ना, आप लॉजिकल सवाल नहीं सुनते हैं। फिर मैं कह रही हूं आपसे, जब आज प्राइम मिनिस्टर SCO समिट में बोल रहे थे और कह रहे थे डबल स्टैंडर्ड आतंकवाद पर नहीं झेलेंगे, कौन कौन था टेबल पर, कितने देश थे? ये तमाम जो देश थे, कितने देश थे सर, कितने देश थे? ये सब उस वक्त भी थे। नहीं, कितने देश थे अनवर पाशा जी? जब पाकिस्तान को हम सबक सिखाने के लिए निकले थे, कितने देश थे? नहीं करने के लिए हमारी अगर आपको इतना नहीं अनवर पाशा साहब, आपने कहा कि हम पाकिस्तान को कॉर्नर नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे ये बताइए SCO के कितने देश थे उस वक्त जब PM ये कह रहे थे लाउड एंड क्लियर कि हम डबल स्टैंडर्ड आतंकवाद पर बर्दाश्त नहीं करेंगे? कितने देश थे? देखिए, कितने देश थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे सर, यही इंपॉर्टेंट है, क्या कर रहे हैं, यही इंपॉर्टेंट है। तहसील जी, आप मदद करते रहिए, लेकिन मदद ले नहीं पाएंगे, पता नहीं अनवर क्या कर रहे हैं। अनवर पाशा साहब इंटरनेशनल मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं मुझसे। SCO के डिक्लेरेशन को आप इसलिए महत्वता नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आपको यही नहीं पता कि SCO में कितने देश हैं। अनवर पाशा साहब, SCO का डिक्लेरेशन आपको इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आपको यही नहीं पता SCO में कितने देश हैं और कौन कौन से देश हैं। यहीं पर एक्सपोज होते हैं आप विदेश नीति की बड़ी बड़ी बात तो करते हैं, लेकिन आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है आपको नहीं पता है। प्रोफेसर अंशु जोशी, कौन है? इधर उधर की बात नहीं, कितने देश टेबल पर थे ये बताइएगा, ये टेबल पर कितने लोग थे ये बताइएगा, इधर उधर की बात मत करिएगा। ऐसे तो हम भी लिख सकते हैं सर हर मुद्दे पर, लेकिन फैक्ट्स पर बात करिए। आज मुझसे फैक्ट्स पर बात करिए।
पाकिस्तान के सामने बैठकर अगर भारत ये कह रहा है कि डबल स्टैंडर्ड बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, आपको नहीं पता कि कितने देश हैं, तो आप कैसे मानिएगा एससीओ का ज्वाइंट डिक्लेरेशन कितना महत्वपूर्ण और कितना नहीं? आवाज डाउन। अब अंशु जी आप समझा दीजिए मेरे दर्शकों को, ये एससीओ का ज्वाइंट डिक्लेरेशन कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट है ये आज, जैसे कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि अभी जून 2025 में ही जो डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीट हुई थी, उसमें हमारे जब रक्षा मंत्री पहुंचे थे चीन, तो जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया था उसमें न सिर्फ पहला हमारे ऊपर एक तरह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये था कि हमारे पहलगाम अटैक तो छोड़िए, आतंकवाद की कोई बात उसमें नहीं की गई थी, दूसरा ये था कि उसमें बलूचिस्तान को लेकर के बातें की गई थी। इसी पर हमारे रक्षा मंत्री ने इस डिक्लेरेशन को साइन करने से मना कर दिया था। इस बार कितना बड़ा अंतर हमें देखने को मिला जब हमारे प्रधानमंत्री पहुंचे, कल शी के साथ जो बायलैटरल टॉक हुई, इस पर लगातार बात हो रही। देखिए ऑप्टिक्स आए हैं, कम से कम आप ये देखिए कि जो रिश्ते खट्टे थे वहां से हम संवाद की ओर बढ़े हैं, और शी की तरफ से वही बात रेसिप्रोकेट की गई। शी कह रहे हैं कि हाथी को और ड्रैगन को यदि एशिया सेंचुरी फॉर स्टेबिलिटी लानी है, जिसकी बात अभी मोदी जी ने 2 दिन पहले जापान में की, तो एलिफेंट को ड्रैगन को साथ में आना पड़ेगा। ये तो शी ने आज कल ये बात बोली अपनी बायलैटरल टॉक में मोदी जी के साथ। और मैं आपको एक चीनी कहावत बताऊं, प्राची कहावत है चीनी भाषा में कि एक माउंटेन पर ना 2 शेर नहीं रह सकते हैं, और यही कारण है कि जब चाइना भारत की ओर देखता है तो ऑलवेज एज अ कॉम्पिटिटर देखता है। तो शी के मुंह से ये सुनना बड़ा सुखद लगा कि एलिफेंट और ड्रैगन को अब साथ में आना चाहिए। और उन्होंने ये भी बात बोली कि हमारे सिविलाइजेशनल कनेक्ट है इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ उनकी मित्रता होगी, वो इस बात को कहते हैं, लेकिन सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स की भी उन्होंने बात की, काफी अमिकेबल लगे। तो आज जो हमने सुबह चित्र देखे उसमें पुतिन को, शी को और मोदी जी को जिस तरह से हंसी मजाक करते हुए, जिस कंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेज में देखा, वहीं हमने शहबाज शरीफ को पीछे कहीं बिल्कुल एक स्टिफ बॉडी लैंग्वेज के साथ खड़े हुए देखा। और सुबह मैंने एक और तस्वीर देखी थी जिसमें वो शी को ग्रीट करने के लिए आगे आए, लेकिन शी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और वो सीधे सीधे आगे बढ़ गए। तो अनवर जी जो कह रहे हैं वो चीन की तरफ से कूटनीतिक संदेश जा रहा है पाकिस्तान को कि आप और गलबैयां करो अमेरिका की, आप हमारे पास गिरवी पड़े हो, हम भी आपको बताएंगे, जवाब देंगे। खैर वो एक चर्चा का अलग विषय है। मैं चर्चा पर वापस आऊंगी। ज्वाइंट डिक्लेरेशन में 2 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं प्राची। एक तो आतंकवाद के हर फॉर्म की भर्त्सना की गई है, पहलगाम अटैक का उल्लेख है, भर्त्सना की गई है, टेरर फंडिंग की, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की भर्त्सना है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स की बात की गई है। और ये देखिए ये किन देशों के बीच में की गई है, जहां चीन बैठा है, रशिया बैठा है, पाकिस्तान बैठा है। और ग्लोबल रिफॉर्म्स की बात भारत लगातार कर रहा है कि यदि हमको ग्लोबल साउथ के देशों को नेतृत्व की भूमिका में लाना है तो ये जो तमाम अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस और स्पेसिफिकली यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें हमें कॉन्टिनेंटली हर एक देश के रिप्रेजेंटेशन और वहां के नंबर ऑफ कंट्रीज के हिसाब से, भूभाग के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। तो इसमें आज ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन में ये बात आई, बहुत बड़ी बात है। और ये एक मैं कहूंगी कि भारत की कूटनीतिक सफलता है। और मैं मेजर जनरल दत्ता की बात से बिल्कुल तारुफ रखती हूं। हमें किसी को दुश्मन या किसी को दोस्त नहीं, हमारे राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अंशु जी, और इसी दिशा में हमारा देश बढ़ रहा है। अनवर पाशा जी शायद अनवर पाशा जी आपको पता चल गया कि क्या महत्वता है एससीओ समिट में, अगर ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया है, कितने देश हैं, पता लग गया कि आपको कि कितने देशों ने सिग्नेचर किए हैं ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर? फिर वीके दत्ता जी समाप्त करेंगे। देश है 18 डायलॉग पार्टनर। आपने अगर पढ़ लिया हो कि पीटर नॉर्वा कौन है और उसने क्या कहा हमारे देश के लिए, जरा बता दीजिए। अनवर पाशा में जवाब देना चाहती हूँ। अनवर पाशा साहब, अनवर मैं आ रही हूँ अंशु जी, आप ही बोलिएगा, आप ही दीजिएगा इस बात का जवाब। अनवर पाशा साहब एससीओ के ऊपर चर्चा करने आए हैं मिस्टर अनवर पाशा, लेकिन एससीओ में कितने देश हैं ये जनरल नॉलेज दुरुस्त करके नहीं आए अनवर पाशा। और आप करेंगे मुझसे विदेश नीति पर चर्चा? अगर विदेश नीति पर चर्चा करनी थी तो ये पता करके आते कि एससीओ में कितने देश हैं और ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब जवाब दीजिए। अरे आप एक्सपोज हो गए हैं अनवर पाशा साहब, एक्सपोज हो गए हैं आप, नहीं पता आपको एससीओ में कितने देश हैं। अंशु जी, नवारो पर जो जवाब है वो अमेरिका से निकल के आ रहे हैं, जो रिक सांचेज हैं। अब अनवर जी जाके देख लें कौन है। वो कह रहे हैं कि इनके ऐसे ऊटपटांग स्टेटमेंट्स की वजह से और ट्रंप की हरकतों की वजह से जो है निरंतर अमेरिका को नुकसान हो रहा है। वो कह रहे हैं कि डिसरिस्पेक्टफुल और इग्नोरेंट पॉलिसी। अंशु जी, मुझे वीके दत्ता जी के पास जाना है। अपने देश का नुकसान किया है और नवारो को बेलगाम तोप कह रहे हैं, इबान फिगलबाम। बिल्कुल अंशु जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं दत्ता सर के पास जा रही हूं, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं अनवर पाशा साहब, यहां तो हम ट्रंप का फोन नहीं उठा रहे हैं, अब उनके ट्रेड सलाहकार का फोन तो तब उठाएंगे।
आपको दिलचस्पी होगी ये जानने में कि नवारो की प्रोफाइल क्या है। मेरी दिलचस्पी है ये जानने में कि एससीओ में कितने देश हैं। तो आपको पता नहीं है, आप यहाँ एक्सपोज हैं और आप यहाँ कर फैक्ट्स पर नहीं झूठ पर बात करते हैं। वीके दत्ता सर बताइए, आज का दिन जो अनवर पाशा जी कह रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए सर, हम आज कामयाब हुए कि नहीं हुए? आवाज कम। देखिए, ऐसा मैंने पहले भी बताया आपको, भारत जहां भी जाके जिस मंच पे भी खड़ा होता है आज के दिन, अपने भारत के हित की बात करता है और अपने जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है उनसे पीछे नहीं हटता है। भारत की जो इंडिपेंडेंस है, हमारी सिक्योरिटी है, हमारे जो हित हैं, हम उसको लेके चलते हैं। अभी जहां तक मैं एक चर्चा वापस आना चाहूंगा, ऑप संदूर में हमारा गिवन टारगेट था कि हमने जो चुने हुए टेररिस्ट टारगेट हैं जिन्होंने पहलगाम हमले में शामिल थे, उनके 9 के 9 टारगेट, हालांकि 22 टारगेट हमने शॉर्टलिस्ट किए थे, उसमें से हमने 9 टारगेट को बिल्कुल चुन के मारा। उसके बाद में हमने पाकिस्तान को, उसके डीजीएमए को बोला कि हमने अपने जो टारगेट थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है, हम इसको एस्केलेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने फिर अपनी हरकत दिखाई और उसने हमारे ऊपर जो अपने ड्रोन और मिसाइल दागने की कोशिश करी। उसके बाद हमने दोबारा जो जवाब दिया, उसके 11 एयरफील्ड हमने तबाह करी। ठीक। और वो उसको एक ऐसा जवाब मिला जो अमेरिका तक हिल गया कि भारत की कितनी क्षमता है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम उसको एस्केलेट करें। अगर हमारा एस्केलेट करने का इरादा होता तो हम शुरू में ठोक देते उनको। तो हमने उनको बोला, हमने टेररिस्ट को मारा, चुन के मारा। बिल्कुल दत्ता सर, और पाकिस्तान की क्या हाल है ये तो तस्वीर में देखिए, शहबाज कैसे मुंह लटकाए देख रहे हैं। पुतिन और मोदी के बीच में जो बातचीत है उस बॉडी लैंग्वेज को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सर माफी के साथ रोक रही हूं, मेरे पास इतना ही समय था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।